सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 19 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कंसिडर ग्राउंड रियलिटीज इन वेरियस स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट टेल्स इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, उसके जो इनुमरेशन फेजेस हैं उसको एक्सटेंड करने वाली डिमांड जो आ रही है उसकी, उस पर सिंपैथेटिक व्यू ले। और कोर्ट ने बोला कि हर एक अलग स्टेट की ग्राउंड जो रियलिटीज़ है उसको ध्यान में रखा जाए। और यूपी और जो केरला है उसमें पिटिशनर्स ने कहा कि अभी प्रोसेस बहुत हेस्टी है जो एसआईआर का है। और केरला ने जो इनोमिनेशन है, केरला में जो है 18 दिसंबर तक, और जो यूपी में 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। और तो लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं इन स्टेट्स में वो 2027 में हैं, तो इतना अभी इतनी जल्दी क्यों है। तो जो नेक्स्ट हियरिंग है इसकी वो 6 जनवरी 2026 को है, फिर देखते हैं उसमें क्या होता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया साइंस पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट विल अलाउ लेबर मोबिलिटी। तो यहाँ पे इंडिया ने ओमान के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। और इस डील के तहत जो ओमान इंडिया को 98.08% टैरिफ जो लाइंस हैं उस पर ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा, जो इंडिया का लगभग जो है ओमान को 99.38% एक्सपोर्ट को कवर करता है। और इंडिया ने जो है 77.79% जो टैरिफ लाइंस हैं वो कम किए हैं ओमान के लिए, जो कि ओमान से आने वाले जो लगभग 94% एक्सपोर्ट को कवर करता है। तो कौन कौन से सेक्टर को फ़ायदा होगा यहाँ पे, जिसमें टैरिफ रिमूवल मिलेगा? वो जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स को फ़ायदा होगा। और इंडिया के जो सेंसिटिव आइटम्स हैं जैसे डेयरी हो गया, टी, टोबैको और गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, तो इन सबको इस डील से बाहर रखा गया है। और इंडिया के प्रोफेशनल्स के लिए एंट्री और स्टे जो है ज़्यादा लिबरल होगी अब। जो इंट्रा कॉरपोरेट ट्रांसफरीज हैं उनका कोटा जो है 20% से बढ़ा के 50% कर दिया गया है। और ओमान का जो 2006 के बाद ये पहला जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 2006 के बाद। और इंडिया का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें यूएई के बाद जो 2022 में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये सेकेंड डील है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर के साथ। तो इंडिया के लिए जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और यूरोप का गेटवे बनेगा। तो ओवरऑल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और यूथ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे इस डील से। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, 202 इंडियंस रिक्रूटेड इन रशियन फोर्सेस सिंस 2022, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यसभा में बताया कि 2022 से अब तक जो है लगभग 202 इंडियंस रशियन आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूट होने की बात जो है सामने आई है। और इनमें से लगभग 26 इंडियंस की जो है डेथ हो चुकी है, 7 मिसिंग है। तो कैसे फंसे ये इंडियंस, जो बोलते हैं कि कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स वीज़ा या जॉब प्रॉमिस, फेक जॉब प्रॉमिस पर रशिया गए थे। और एजेंट्स ने बेसिकली क्लीनर और हेल्पर जॉब उनका का झूठा वादा किया, लेकिन बाद में उन्हें आर्मी में एनलिस्ट कर दिया गया। तो गवर्नमेंट का स्टैंड यहाँ पे ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रशिया रशिया के साथ कॉन्टिन्यूस इंगेजमेंट में है, और ताकि इंडिया की सेफ्टी, अर्ली डिस्चार्ज और डेड बॉडीज़ की डिग्निटी के साथ रिपैट्रिएशन उनका हो सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, पार्लियामेंट अप्रूव्स रूरल जॉब बिल एमिड प्रोटेस्ट। तो इस पेज नंबर 5 पे देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूव्स बिल टू रिप्लेस एमजी नरेगा एमिड वॉसिफेरस प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे बोलना है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है उसको बेसिकली उस बिल को पास कर दिया है, जो 20 साल पुराना एमजी नरेगा एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। तो क्या है इस बिल में? ये बिल बेसिकली जो पहले एमजी नरेगा 100 डेज की गारंटी देता था वर्क की, वो अब इसको इसमें बढ़ा के 125 दिन वेज एम्प्लॉयमेंट पर रूरल हाउस होल्ड कर दिया गया है। और जो पब्लिक वर्क रहेगा वो बेसिकली लॉन्ग टर्म रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड, क्लाइमेट रेजिलियंस पे फोकस रहेगा पब्लिक वर्क। तो यहाँ पे पब्लिक वर्क को लिमिटेड रहेगा जो है वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, क्लाइमेट रेजिलियंस वर्क करने में, ताकि इंश्योर करना कि ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट हो रादर देन की फ्रैगमेंटेड वर्क्स। और यहाँ पे स्टेट वाइज एलोकेशन की बात की गई है कि स्टेट वाइज जो एलोकेशन होगा वो प्री डिसाइडेड रहेगा ऑब्जेक्टिव मैनर में।
और ताकि जो बजटिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। और जो सेंटर और स्टेट का शेयर रहेगा इसमें वो 60-40 का रहेगा फंडिंग में। और नॉर्थ ईस्टर्न जो हिमालयाज स्टेट हैं उनके 90-10 रहेगा। और जो यूटीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, जिनमें लेजिस्लेचर नहीं है, उन पे 100% फंडिंग सेंटर करेगा। और तो यहाँ पे बेसिकली और क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, आधार लिंक्ड पेमेंट्स होंगे और जियो टैगिंग होगी। तो और ये क्या अलाउ करता है कि अप टू 60 डेज जो है ये पॉज ले सकता है स्कीम ड्यूरिंग जो पीक सोइंग या हार्वेस्टिंग सीजन होता है, ताकि इंश्योर करा सके लेबर की अवेलेबिलिटी है फार्म्स में प्रिवेंट कर सके। और इसमें बेसिकली एक विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया जाएगा, जो कि जितने भी एसेट्स क्रिएट होंगे उनको नेशनल डिजिटल स्टैक में रजिस्टर किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेशन रोका जा सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके और मॉनिटरिंग ईजी हो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर्स ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन टू 12 लिव इन कपल्स। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं होता है, और चाहे वो कॉन्सेप्ट सबको एक्सेप्टेबल हो या नहीं हो। तो कोर्ट ने यूपी पुलिस को जो 12 लिव इन कपल्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने को ऑर्डर दिया है, और जिन्हें उनके फैमिली से थ्रेट मिल रहा था। तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो मैरिज के बिना साथ रहना क्राइम नहीं है, और अगर कोई एडल्ट जो है अपना पार्टनर चूज करता है, तो फैमिली या सोसाइटी को इंटरफेयर करने का हक नहीं है उसको। और स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हर सिटीजन की जो लाइफ है और लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 उसका एग्जाम्पल दिया। एक्ट में जो है वाइफ वर्ड यूज नहीं हुआ है, बल्कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप बोला गया है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप जो है उसमें रहने वाली वुमेन्स को भी प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस और लीगल सेफगार्ड्स जो है वो मिल सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू लाइफ है वो सबसे ऊपर है, और ये राइट मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर सबके लिए इक्वल है। और तो कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे बोला कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 114 है, तो उसमें और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 उसका सेक्शन 119, वो एग्जाम्पल देते हुए उसका बोला कि अगर कपल काफ़ी टाइम तक साथ रह रहे हैं, तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि वो मैरिड हैं, और ये प्रिजम्पशन जो है बेसिकली वुमेन और जो चाइल्ड अगर बर्थ लेता है लिव इन रिलेशनशिप से, तो उसके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया एंड नीदरलैंड्स एग्री टू एक्सपैंड डिफेंस कोऑपरेशन। तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे न्यू दिल्ली में मीटिंग की, और दोनों देशों ने अपनी स्ट्रॉन्ग और रैपिडली ग्रोइंग डिफेंस पार्टनरशिप को रीअफर्म किया। तो मीटिंग के मेन पॉइंट्स जो रहे कि जो बायलैटरल सिक्योरिटी है, डिफेंस टाइज है, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उस पर डिटेल डिस्कशन हुआ। मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स पर कॉपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने पर सहमति बनी, और इंडो पैसिफिक विजन जो है, दोनों देशों ने फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए कमिटेड हैं। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें डिफेंस इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करने पर जोर रहा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड इंडियाज एयर पावर एज, राजनाथ सिंह। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसके दौरान इंडिया का जो हाई इम्पैक्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो क्लियरली दिख गई। और इस ऑपरेशन ने मॉडर्न वॉरफेयर में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को प्रूव किया। तो यहाँ पे बोलना है कि जो एडवर्सरीज है उसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को डीपली समझा जाए, और आज के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है जैसे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इसराइल हमास वॉर हो गया, इसने अपने प्रूव किया है कि एयर पावर डिफेंसिव फोर्स जो है बन चुकी है। और एयर पावर सिर्फ टैक्टिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पे मिलिट्री एक्शन को नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया जा रहा है। जो फ्यूचर वॉरफेयर्स हैं जो 21st सेंचुरी के हैं, जिसमें साइबर वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अनमैन्ड जो एरियल व्हीकल्स हैं, या फिर प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स हैं, सैटेलाइट और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हो गया, और रियल टाइम इंटेलिजेंस हो गया, या डेटा ड्रिवन डिसीजंस हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया फेसेस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज इन बांग्लादेश सिंस 1971। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसका क्या कहना है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा
कि बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो 1971 के वॉर के बाद इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक चैलेंज है। और क्यों है ये बड़ा चैलेंज? रिपोर्ट्स के अनुसार जो 1971 का चैलेंज एग्जिस्टेंशियल था, आज का चैलेंज सटल पर ज़्यादा सीरियस है। जैसे कि आज जो है जनरेशनल शिफ्ट हो गया बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, यूथ लेड जो है नेशनलिज्म का राइज हुआ है और इस्लामिक जो फोर्सेस है उनकी री एंट्री हो रही है। चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे बढ़ रहा है। तो अगर इंडिया ने टाइम पर जो है रिकैलिब्रेशन नहीं किया तो इंडिया वॉर से नहीं बल्कि इररिलेवेंस की वजह से ढाका में अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस खो सकता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि शेख हसीना जो भी इंडिया में रिफ्यूज ले रही हैं, डोमिनेंस जो है इनकी पार्टी का वहाँ पे कोलैप्स हो चुका है बांग्लादेश में। इससे बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो शिफ्ट हो गया है और बांग्लादेश का स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट जो है वो अवे फ्रॉम इंडिया हो रहा है। तो रिपोर्ट में कमेटी ने माना कि इंडिया का जो शेख हसीना है उनको शेल्टर देना ये राइट डिसीजन था, लेकिन वार्निंग भी दी है कि इंडिया को एंश्योर करना होगा कि हसीना जो है इंडियन सॉइल से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करे। तो बांग्लादेश का क्या एलिगेशन है कि जो शेख हसीना है और जो उनके एसोसिएट्स हैं वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं बांग्लादेश में। और ये इशू हसीना को जो है डेथ सेंटेंस मिलने के बाद और सीरियस हो गया। तो जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका क्या कहना है कि जो शेख हसीना है उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो अपने पर्सनल डिवाइस से दे रही हैं। कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इंडिया प्रोवाइड नहीं कर रहा है और इंडियन टेरिटरी से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं है। ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे राज्यसभा पासेस बिल टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स इन न्यूक्लियर सेक्टर। तो शांति बिल में जो पुराने जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 था और जो सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 है उसको बेसिकली रिपील कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है इस बिल में, जो इंडियन प्राइवेट फर्म्स हैं या फॉरेन एंटिटीज हैं प्राइवेट, उनको अलाउ कर दिया गया है। वो अब जो पावर प्लांट्स हैं या रिएक्टर्स हैं उसको बना सकते हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट कर सकती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और रिएक्टर्स को। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट मोनोपोली थी न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेशन में उसको ख़त्म किया है। और तो गवर्नमेंट ने अभी भी अथॉरिटी अपनी रखी है जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनमें, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट के हाथ में है और हैवी वाटर मैन्युफैक्चरिंग, तो ताकि नेशनल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को प्रिवेंट किया जा सके। और जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है ताकि रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ सके। और यहाँ पे जो ऑपरेटर जो रहेगा न्यूक्लियर ऑपरेटर उसकी लाइबिलिटी जो है वो फिक्स की गई है मैक्सिमम अप टू 3000 करोड़। और इसमें अलाउ किया गया है कि जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स हैं वो उनको भी सपोर्ट किया गया है। यहाँ पे बोलना है कि दोनों हाउसेस ने इस बिल को पास कर दिया है। तो बिल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंडेंस कम करना, न्यूक्लियर एनर्जी को जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑपोजिशन का क्या कहना है? उनका कहना है कि जो न्यूक्लियर सेक्टर है वो हाईली रिस्क और सेंसिटिव एरिया है और प्राइवेट और फॉरेन सेक्टर की एंट्री से जो सेफ्टी और लायबिलिटी डाइल्यूट हो सकती है। और फ्रांस का एग्जांपल दिया जहाँ की न्यूक्लियर रिएक्टर्स फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं। जो लायबिलिटी कैप है 3000 करोड़ पर फिक्स कर देने पे जो लायबिलिटी नॉर्म्स है रिलैक्स होने का डर है और न्यूक्लियर सेफ्टी फ्रेमवर्क वीकन होने का रिस्क बढ़ गया है, ऐसा बोलना है अपोजिशन का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है कटिंग ऑफ अ रूरल लाइफलाइन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ये आर्टिकल जो एमजी नरेगा को रिप्लेस करने वाला जो नया बिल है वीबी जी राम जी, उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है। और ऑथर के मुताबिक ये बिल सिर्फ एक स्कीम चेंज नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के इसके जो स्पिरिट है उस पर अटैक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल बोलते हैं कि आर्टिकल जो 41 है स्टेट्स को जो है राइट टू वर्क इंश्योर करना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो बी आर अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है उसका इंस्ट्रूमेंट जो है बताया था और एमजी नरेगा इसी स्पिरिट का जो है पार्शियल रियलाइजेशन था जिसमें डिमांड ड्रिवन राइट टू वर्क था, मतलब जिसको काम चाहिए वो मांग सकता था। तो एमजी नरेगा क्यों इम्पोर्टेंट था कि हर जो रूरल हाउस होल्ड है उसको उसमें 100 दिन का गारंटीड काम जो है मिलता था और डिमांड ड्रिवन था, यानी काम की ज़रूरत बढ़े तो काम जो है वो बढ़ा कर दिया जाता था और जिसको चाहिए वो मांग सकता था। तो इक्वल वेजेस होता था मेन और वुमेन के लिए और सेंटर पूरा जो है जो इसका वेज बिल है वो देता था। स्टेट्स और पंचायत को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में रोल था
और जो इसमें एससी और एसटी आदिवासी या वुमेन है उसका उनका मेजर पार्टिसिपेशन था, यानी एक सोशल जस्टिस टूल था बहुत बड़ा। तो अब इससे होगा क्या कि जो नए बिल में ऑब्जेक्शन क्या है कि जो डिमांड ड्रिवन नेचर है इस बिल का, एमजी नरेगा का, वो खत्म हो जाएगा और काम अब नॉर्मेटिव फाइनेंशियल एलोकेशन से डिसाइड होगा, सेंटर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सेकंड, स्टेट्स पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, स्टेट्स को जो है 40% कॉस्ट उठानी पड़ेगी क्योंकि 60-40 का शेयर हो गया सेंटर इज टू स्टेट का, जबकि उनकी फाइनेंसेस स्टेट्स की पहले से ही वीक हैं और सेंटर की लीगल ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी इसमें। थर्ड बोलते हैं कि जो फेडरलिज्म पर अटैक है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन से लेके डिजिटल ऑडिट्स जो है सब सेंटर कंट्रोल्ड है और पंचायत का रोल यहाँ पर वीक होता है। फोर्थ बोलते हैं कि पीक एग्रीकल्चरल सीजन में काम पर बैन होगा, इससे रूरल लेबर की बार्गेनिंग पावर जो है वो कम होगी और बिग लैंडलॉर्ड्स को फ़ायदा होगा, वुमेन और मार्जिनल राइट्स को नुकसान होगा। और फिफ्थ बोलते हैं कि आधार और डिजिटल अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी है, यानी पुअर कनेक्टिविटी अगर है या फिर टेक्निकल इशू है उससे वर्कर जो है एक्सक्लूड होने का खतरा रहेगा उनको। और सोशल रिप्रेजेंटेशन हटा दी गई है। सोशल रिप्रेजेंटेशन यानी एससी, एसटी, आदिवासी जो एडवाइजरी बॉडीज़ होंगी उसमें इनके रिप्रेजेंटेशन को रिमूव किया गया है। फिर जो यहाँ पे कुछ डेटा देते हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वर्कर्स जो है लगभग 2 करोड़ से बढ़ के 7.7 करोड़ हुए। एक्सपेंडिचर की बात करें तो जीडीपी का सिर्फ जो है 0.2% ही रहा और 2024-25 की बात करें तो 8.9 करोड़ ने काम मांगा, जिसमें 7.9 करोड़ को काम मिला और 99 लैक्स को इसमें से नहीं मिला। और वेज एरियर्स की बात करें तो 8,000 जो है करोड़ वेज एरियर्स तक दिया गया और एवरेज वर्क डेज लेस देन 50 दिन रहे। गारंटी 100 दिन की थी पहले एमजी नरेगा एक्ट में। तो जो नए बिल है उसमें 125 दिन का वादा दिया गया है, तो ये बोलते हैं कि वादा जो है फॉल्स बताया गया कि पूरा नहीं हो पाएगा। और ऑथर का कंक्लूजन है कि जो नया बिल है उसमें राइट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को डिसमेंटल ये करता है और ये रूरल जो पुअर हैं, वुमेन हैं, एससी एसटी, आदिवासीज के खिलाफ है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ये भी खतरे में है और इसलिए बिल को स्टैंडिंग जो कमेटी है उसको भेजना चाहिए ताकि और ज़्यादा डिस्कशन और इस पे एनालिसिस हो सके। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, अ बोल्ड स्टेप एमिड एन एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि आर्टिकल का कोर आर्गुमेंट ये है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली एनर्जी कंजम्पशन से जो है लिंक्ड है और अगर इंडिया को डेवलप्ड जो है कंट्री हाई डेवलपमेंटल इंडेक्स जो है वो बनना है तो न्यूक्लियर एनर्जी अनअवॉइडेबल है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि 1971 में जो साइंटिफिक अमेरिकन हैं अर्ली कुक, उन्होंने बताया कि जैसे जैसे सोसाइटी प्रिमिटिव से एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज आई सोसाइटी में, फिर उसके बाद में डिजिटल होती गई, पर कैपिटा जो एनर्जी की डिमांड है वो लगातार बढ़ती है और आज के डिजिटल इकोनॉमी में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट जो है ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगती हैं। और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स की बात करें, इसमें इनकम, एजुकेशन और हेल्थ को देखा जाता है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स है और पर कैपिटा जो है फाइनल एनर्जी जो कंजम्पशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। और इंडिया का टारगेट की बात करते हैं कि G20 कंट्रीज़ का जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स है वो लगभग 0.9 से ज़्यादा ही है। तो इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स है वो 0.9 तक पहुंचने के लिए बोलते हैं लगभग 24,000 टेरावाट आवर एनर्जी पर ईयर जो है वो चाहिए और इसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी, 40% हाइड्रोजन प्रोडक्शन। और रियलिटी की बात करें कि 2023 और 24 में जो जनरेशन हुआ 24,000 टेरावाट आवर पर ईयर चाहिए, लेकिन जनरेट कितना हुआ 1950 टेरावाट आवर ही हुआ। और इस पेस पर जो है बोलते हैं टारगेट अचीव करने में लगभग 40 से 50 साल जो है वो लग जाएंगे। तो यहाँ पे बिग चैलेंज की बात करते हैं कि इंडिया को जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है कम करना एक बिग चैलेंज है, क्लीन एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करना एक चैलेंज है। और करंट प्रॉब्लम्स की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है फाइनल एनर्जी कंजम्पशन होता है उसमें सिर्फ जो है 22% ही है। फॉसिल फ्यूल्स इसमें अभी भी डोमिनेंट है, फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है।
और रिन्यूएबल एनर्जी अकेले इनफ नहीं है, बोलते हैं यहाँ पे सोलर और विंड जो है वो हर टाइम काम नहीं कर सकते, इंटरमिटेंट है, यानी सीज़न डिपेंडेंट हैं, प्लस रात में सोलर विंड जो है सोलर एनर्जी काम नहीं करती और हर जगह विंड प्रेजेंट नहीं होती है। और हाइड्रो की बात करें तो लैंड और जो पॉपुलेशन कांस्टेंट होते हैं यहाँ पे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स 0.9 के लिए सफिशिएंट नहीं है। बताते हैं न्यूक्लियर एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी एक तो 24/7 जो है काम करती है, सीजन इंडिपेंडेंट है, लो कार्बन लेती है, लार्ज स्केल रिलायबिलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय मिड सेंचुरी जो है वो उसको कंप्लीट करना 2047 तक। और शांति बिल क्या करता है? शांति बिल बेसिकली एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 का है, और जो न्यूक्लियर सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट 2010 का, इसको मर्ज करता है और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को एक स्टैट्यूटरी बैकिंग देता है। और यहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लाइसेंसी पर डाल दी गई है। और न्यूक्लियर सेक्टर के लिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्लियर यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क दिया गया है। तो ऑथर का कंक्लूजन ये है कि अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है, एम्बिशियस टारगेट उसके लिए ज़रूरी है, बोल्ड स्टेप्स जैसे कि शांति बिल ये अनअवॉइडेबल है, और न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली टेक्निकल जो फीजिबल, सेफ, अफोर्डेबल और क्लाइमेट फ्रेंडली है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज हेल्पिंग ब्रिंग डाउन ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया का जो नवंबर 2025 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखकर थोड़ी राहत मिली है। यहाँ पे बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं 19.4% से बढ़कर 38.1 बिलियन डॉलर तक हो गए, पिछले 10 सालों का बेस्ट है नवंबर में ये। और यूएस को एक्सपोर्ट बोलते हैं कि नवंबर में 22.6% बढ़ा है, यानी कि लगभग 6.98 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड बढ़ा है। और अक्टूबर के मुताबिक ये जो है 10.7% का ग्रोथ है नवंबर में। तो ये नंबर्स इम्प्रेसिव लगते हैं, स्पेशली जब यूएस ने 50% टैरिफ लगा रखा है। और तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक्सपोर्टर्स ने ग्रोथ जो है टैरिफ का बर्डन जो है खुद झेल कर अचीव किया है। और उनकी स्ट्रेटजी ये है कि अभी जो है जो कस्टमर्स हैं वो ना खोएं, होप कर रहे हैं कि जो टैरिफ शॉर्ट टर्म के लिए है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा एक्सपोर्टर्स एमएसएमई में हैं, और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में मार्जिन्स ऑलरेडी लो होते हैं, तो वो लंबे टाइम तक टैरिफ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनवरी के ऑर्डर्स जो है शार्पली वो गिर रहे हैं, और सप्लाई चेन को रीरूट होने में टाइम लगता है। तो रुपी डिप्रिशिएशन जो है वो थोड़ा हेल्प कर रहा है, लेकिन जो इंडिया का टैरिफ डिसएडवांटेज है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टर्स को जो है वार्निंग है कि इम्पोर्टर्स 1.9% गिर कर 62.7 बिलियन डॉलर्स पे रहा, और इससे जो ट्रेड डेफिसिट वो कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक्सपोर्ट अच्छा होने की वजह से ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा उसमें राहत मिली है, और रुपी का जो डिप्रिशिएशन हुआ है वो थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एक्सपोर्टर प्रमोशन मिशन का फ्रेमवर्क आ चुका है, लेकिन इसको जो डिटेल्ड स्कीम्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं, और इन्हें जल्दी लॉन्च करना चाहिए। और यहाँ पे पॉसिबल सॉल्यूशंस के लिए बात करते हैं कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम एक्सपोर्टर्स के लिए है, कोविड एरा में जो आया था, और सिर्फ इसमें जो लोन मॉरेटोरियम है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी और जो रिस्क कवर वो भी चाहिए इसमें। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो टैरिफ है इशू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके हाथ में है, जो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम अ बबल। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ग्लोबल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेंडिंग है वो तेज़ी से बढ़ रही है। 2025 में 375 बिलियन डॉलर्स से जो है 2026 तक 500 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे इससे सवाल उठता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सच में रेवोल्यूशनरी है, या फिर इन्वेस्टर्स का हाइप है सिर्फ। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर बड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है, जिसमें कि पहले होप होती है, फिर हाइप होता है, और फिर ट्रायल्स होते हैं, फिर फेलियर्स होता है, फिर उसके बाद रियल प्रोग्रेस जो है वो दिखती है।
तो डॉट कॉम जो बबल भी ऐसे ही था, कई कंपनीज फेल हुई, पर इंटरनेट ने दुनिया जो है डॉट कॉम से बदल दी। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर जगह यूज़ हो रहा है, स्पैम फिल्टर्स में, रिकमेंडेशंस में, स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन। तो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। 2022 के बाद जो है चैट असिस्टेंट और ऑटोनोमस जो एजेंट्स हैं उनका आइडिया पॉपुलर हुआ, लेकिन अभी जो है फुल्ली ऑटोनोमस ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूर हैं काफ़ी। और सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं रिलायबिलिटी, सेफ्टी, एक्यूरेसी और जो ट्रस्ट है। तो सिर्फ मॉडल्स को बड़ा करने के लिए से ही ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स कम दिख रहे हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स फेल होंगे, पर लॉन्ग टर्म में जो है ज़्यादा गेन्स होंगे। स्पेशली जो साइंस है, मेडिसिन, ड्रग डिस्कवरी, एजुकेशन और जो रिसर्च है, इन सब फील्ड्स में। तो मार्केट कंपनीज़ को रीप्राइस कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं। और कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि जो छोटी बबल्स वो बेसिकली बोलते हैं कि वो फूट जाएंगी या टूट जाएंगी, पर ओवरऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक रियल लास्टिंग और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है, और बस सिस्टमिक क्राइसिस से बचना ज़रूरी है इसके लिए। यहाँ पे इनसाइड द ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ पे दिसंबर 15 को ध्रुव 64 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च किया, जो एक क्या है फुल्ली इंडिजिनस 64 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है। और इसे सी डैक ने डेवलप किया है। इसका एम है बेसिकली जो फॉरेन डिपेंडेंसी है चिप्स पर वो कम करना, और एक होम ग्रोन प्रोसेसर का इकोसिस्टम जो है वो बनाना। तो ध्रुव 64 एक डुअल कोर 1 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है और एम्बेडेड सिस्टम में भी काम आ सकता है। तो इसका यूज़ जो टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, राउटर्स, ऑटोमोबाइल मॉड्यूल्स जैसे एरियाज़ में हो सकता है, जहाँ पे रिलायबिलिटी और जो सिक्योरिटी है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ना कि हाई एंड परफॉर्मेंस। ये क्या है, ये बेसिकली बोलते हैं कि जो RISC-V है, इसके आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जो एक ओपन इंस्ट्रक्शन सेट है। मतलब इसमें जो है लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती, और कंट्री अपने नीड्स के हिसाब से चिप्स को डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकती है। तो ध्रुव 64 ये जो है, ये भी इंडिया का जो RISC-V प्रोग्राम है उसका हिस्सा है, जिसमें पहले ही ऑलरेडी जो तेजस 32 और तेजस 64 जैसे चिप्स जो है वो आ चुके हैं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ने चिप के जो बेंचमार्क्स हैं, पावर एफिशिएंसी, फैब्रिकेशन डिटेल्स और सप्लाई चेन के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दी है। इसलिए इंडस्ट्री अडॉप्शन अभी भी टफ हो सकता है, क्योंकि इस्टेब्लिश जो ग्लोबल चिप मेकर्स के पास मैच्योर इकोसिस्टम है। और आगे चलकर जो धनुष है और धनुष प्लस है, इसके जैसे एडवांस जो प्रोसेसर्स प्लान में हैं। और ओवरऑल जो ध्रुव 64 है वो एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, लेकिन सक्सेस के लिए इकोसिस्टम और जो ट्रांसपेरेंसी है और लार्ज स्केल अडॉप्शन वो ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर टेबल सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड बिल 2025 इन लोकसभा। तो क्या है इस बिल में? इस बिल का मेन एम है कि इंडिया की सिक्योरिटीज़ जो मार्केट है उसके 3 जो पुराने लॉज हैं उसको एक साथ मर्ज करना। और वो लॉज क्या-क्या हैं? सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिक्योरिटीज़ सेबी एक्ट और डिपॉजिटरीज़ एक्ट 1996। तो इनको मर्ज करके एक नया सिक्योरिटी कोड लाया गया है, जिसके रूल्स जो है सिंप्लीफाई होंगे। इन्वेस्टर्स का जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ेगा, और जो कैपिटल रेजिंग है वो ईज़ी होगी। तो बिल में क्या बोला गया है कि जो सेबी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो 9 से बढ़ाकर 15 होंगे, और जो होल टाइम मेंबर्स हैं वो 3 से बढ़ाकर मिनिमम जो है कम से कम 5 होंगे। और जो माइनर और जो टेक्निकल वायलेशंस हैं उसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाकर सिविल पेनल्टीज बनाया जाएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए। सिर्फ सीरियस मार्केट अब्यूज जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, इस पर क्रिमिनल पनिशमेंट जो है लगाया जाएगा। और 8 साल बाद जो है पुराने वायलेशंस पर इंस्पेक्शन वो नहीं होगी। तो सेबी मेंबर्स को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे यूएस अनाउंसेस $10 बिलियन इन आर्म्स सेल्स टू ताइवान, चाइना स्लैम्स मूव। तो यहाँ पे प्रीवियस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान के साथ $10 बिलियन से ज़्यादा का जो आर्म सेल्स है उसको अनाउंस किया है, जिसमें कि मिसाइल्स, हॉविट्जर्स और ड्रोन्स शामिल हैं। तो अगर ये अप्रूव होता है तो ताइवान के लिए सबसे बड़ा यूएस वेपन का पैकेज होगा। और चाइना ने इस पे रिएक्शन दिया है कि जो उसकी चाइना की सॉवरेनिटी है उसको नुकसान पहुंचाता है ये डिसीजन, और जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको खतरे में डालता है।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डोंट मेक फैटल मिस्टेक इन वेनेजुएला रशिया टू यूएस। तो रशिया ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को वेनेजुएला क्राइसिस में फैटल मिस्टेक ना करने की वार्निंग दी है और रिस्ट्रेंट दिखाने को कहा है। ट्रंप ने इसी हफ्ते जो है वेनेजुएला के जो ऑयल टैंकर से उस पर सैंक्शन और ब्लॉकेड जो है लगा दिया, बैन कर दिया, जिससे टेंशन्स और बढ़ गए। तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जो है उन्होंने कहा कि ऑयल एक्सपोर्ट्स पर उन पे कोई असर नहीं पड़ा, और रशिया ने मदुरो जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करते हुए डी एस्केलेशन की अपील की, और बताया कि वो वेनेजुएला के साथ जो है वो कांस्टेंट कांटेक्ट में है। तो जो ट्रंप है उनके स्टेटमेंट से कैरेबियन में यूएस वॉरशिप्स और जो लार्जेस्ट जो नेवल फोर्सेस हैं, नेवल फ्लीट, वो डिप्लॉय हो गई हैं। तो उसके जिक्र होने से पॉसिबल यूएस इंटरवेंशन का डर भी जो है वो बढ़ गया है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा रहा बताइएगा कमेंट करके, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।